Good evening, students. Today we'll start with the new topic of chapter number 2 civics, constitutional design. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वैल्यूज़ एम्बेडेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कौन से प्रोसेस को फॉलो किया गया है, कहाँ से क्या अडॉप्ट किया गया है, कौन सी वैल्यूज़ कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उसके ड्राफ्टिंग वाले प्रोसेस में। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कंट्री से रिलेट करते हुए एक स्टोरी देखेंगे हम लोग, एक मतलब बहुत ही फेमस लीडर की जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। उनसे रिलेट करते हुए हम चैप्टर को आगे लेके कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die for. तो ये लाइन से नेल्सन मंडेला की, साउथ अफ्रीका के बहुत ही फेमस लीडर हैं जो कि आगे जाके प्रेसिडेंट बन गए थे। इन्होंने एक सिस्टम चल रहा था साउथ अफ्रीका में जिसमें डोमिनेशन चल रहा था। वाइट वाले जो लोग थे वो ब्लैक लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन पे डोमिनेट कर रहे थे। और नेल्सन मंडेला का एक ड्रीम था कि उनको एक ऐसी कंट्री चाहिए जो डेमोक्रेटिक होगी और जहाँ पे फ्री सोसाइटी होगी। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ के हों, चाहे वो अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रेस कास्ट किसी के भी हों, डैट डजेंट मैटर, बट वो सब साथ में रहेंगे पीसफुली और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप वाइट्स में हो तो आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ब्लैक्स वालों को नहीं मिलेगी। उनको एक ऐसे कंट्री की इमेजिनेशन है, ऐसा कंट्री उन्होंने विजुअलाइज़ किया है जहाँ पे ऐसा कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और एक ऐसा आइडियल है जिसको अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अगर उनको उसके लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी तो ही इज़ रेडी टू डाई फॉर दैट पर्टिकुलर ideal. So these are the lines of Nelson Mandela. Now we'll see who exactly Nelson Mandela is and what is his values and his visualization of a democratic and a free society. This was Nelson Mandela being tried for treason by white South African government. Nelson Mandela बहुत ही फेमस लीडर हैं साउथ अफ्रीका के और इन्होंने वाइट और ब्लैक लोगों का जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके लिए वहाँ पे अपोज किया था और इनको वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने टैग दिया था कि इन्होंने अपने देश के साथ क्या किया, गद्दारी की है। एंड ही हैज़ बीन ट्राइड फॉर अ ट्रेजन मतलब व्हेन यू आर नॉट लॉयल टू योर कंट्री, ये टैग उनको दिया गया था। और इनको और इनके 7 अदर लीडर्स के साथ इन लोगों को 1964 में लाइफ इम्प्रिजमेंट अनाउंस किया गया था क्योंकि ये लीडर्स थे जिन्होंने एपाथाइड रिजाइम जो चल रहा था साउथ अफ्रीका में, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक्स और वाइट्स का, उसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस को क्या किया था, रेस किया था, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबन आइलैंड। और नेक्स्ट 28 ईयर्स इन्होंने अपने साउथ अफ्रीका के सबसे ड्रेडेड प्रिजन में स्पेंड किए थे जिसका नाम है रॉबन आइलैंड। सो ये कुछ बेसिक्स फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि नेल्सन मंडेला कौन है, उनको किस वजह से वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट डिक्लेयर की गई थी, कितने साल उन्होंने अपने प्रिजन में किए थे, उस प्रिजन का नाम क्या है और उनके साथ कितने बाकी लीडर्स को किस ईयर में लाइफ इम्प्रिजमेंट डिक्लेयर किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। एपाथाइड was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed the system on South Africa during the 17th and 18th centuries. The trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local रूलर्स। सो जो एपाथाइड सिस्टम है वो पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका में फॉलो हो रहा था। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लैक और वाइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर। यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। वाइट यूरोपियंस ने ये सिस्टम इम्पोज किया था साउथ अफ्रीका में
17th और 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप की, वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने पावर और फोर्स के यूज़ से इस कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई किया था। लेकिन इंडिया में क्या था, जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी इंडिया को, तो सारे ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में कुछ वाइट्स थे जो वहाँ पे सेटल्ड हो गए थे और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए थे। तो एपार्थाइड क्या है? इट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे जो वाइट है वो ब्लैक्स को क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे एंड दे वर डोमिनेटिंग द ब्लैक कम्युनिटी, जो कि वहाँ के बेसिक नेटिव हैं, वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. एक सिस्टम है apartheid का, ये तुम्हारा ये हम लोगों को डिवाइड करता है और उनको स्किन के कलर के बेस पे कैटेगराइज करता है। तो इस बेस पे 3 कैटेगरीज हैं। पहला है ब्लैक्स, दूसरा है वाइट्स और तीसरा है कलर्ड। ब्लैक्स वो हैं जो बेसिकली वहाँ के बेसिक इनहेबिटेंट थे और ये पॉपुलेशन का टोटल 3/4 जो पार्ट है वो इन्हीं से मिला हुआ था। यहाँ का मतलब जो टोटल पॉपुलेशन का 3/4 पार्ट वो ब्लैक्स ही थे। इनके अलावा वाइट्स थे और इन दोनों ग्रुप के अलावा एक तीसरा ग्रुप था जिसको हम लोग कलर्ड बोलते हैं। इसमें लोग थे मिक्स्ड रेसेस के और ये वो लोग हैं जो इंडिया से माइग्रेट होके यहाँ पे सेटल्ड हो गए थे। जो वाइट रूलर्स थे वो सारे नॉन वाइट्स को इन्फीरियर कंसिडर करते थे। उनको लगता था कि सबसे सुपीरियर कौन है, वो हैं, बाकी जो 2 रेसेस हैं वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर हैं। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट, जो एक बेसिक राइट होता है एक सिटीज़न का, वहाँ के लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। और जो बाहर से लोग आके सेट हो गए थे उनके पास वोटिंग राइट्स थे और जाके जो वहाँ के बेसिक इनहेबिटेंट्स हैं उनके पास वो वोटिंग राइट्स नहीं थे। द एपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। वोटिंग राइट्स दोनों के पास नहीं थे, लेकिन जो ज़्यादा परेशानी में थे वो ब्लैक्स थे। They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. Train, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema hall, theatres, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and blacks. तो ब्लैक लोगों पे बहुत सारी प्रोहिबिशन लगाई हुई थी। दे वर नॉट अलाउड टू वर्क इन द वाइट एरियाज़, और वाइट एरियाज़ में वो तभी काम कर सकते हैं जब उनके पास पहले से क्या होगा, परमिट होगा। उसके बाद सारी फैसिलिटीज़ जो ब्लैक और वाइट की हैं वो भी अलग हैं। ट्रेन, बसेस, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, यहाँ तक कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, बीच, स्विमिंग पूल, ये सब भी टोटली क्या था, डिफरेंट था। वाइट वाले अलग यूज़ करते थे, ब्लैक वाले अलग यूज़ करते थे। और ब्लैक वाले वाइट वालों की यूज़ की हुई चीज़ों को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते थे। दे वर टोटली फॉरबिडन टू यूज़ द थिंग्स यूज्ड बाय द वाइट पीपल। They could not even visit the churches where the whites worshipped. इवन की रिलीजियस सेंटिमेंट्स में भी सेग्रीगेशन था। जो चर्चेस थे वो भी अलग थे। जो ब्लैक्स थे वो अपने गॉड को वर्शिप करने के लिए वाइट के चर्चेस में भी जा नहीं सकते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। जो ब्लैक्स थे, जो उनके साथ इतना गलत हो रहा था, जो इल ट्रीटमेंट हो रहा था वाइट की तरफ से, उसके अगेंस्ट में ना तो वो ग्रुप फॉर्म कर सकते थे, ना तो अपनी वॉइस को रेस कर सकते थे। दे कुड नॉट प्रोटेस्ट। Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against this apartheid system. They launched protest marches and strikes. 1950 से जो blacks हैं, जो Indians हैं, जो colored हैं, वो इस system के against में काफ़ी टाइम से struggle कर रहे थे और टाइम पे वो protest कर रहे थे, मार्च निकाल रहे थे, strikes अरेंज कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे अभी भी, लेकिन उनको फ्रीडम नहीं मिली थी इस एपार्थाइड से। The African National Congress (ANC) was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. अब ये जो segregation जो अलग अलग किया हुआ है ब्लैक और वाइट का, इसके अगेंस्ट में जो एक ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम है ANC, जिसका फुल फॉर्म है द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसे हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपने अंदर बहुत सारे ग्रुप्स को क्या किया होता है, एक्यूमुलेट किया गया था। छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूमुलेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था जिसका काम था इन सेग्रीगेशन पॉलिसी के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। इस
ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर यूनियंस थे और बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी इन्वॉल्व थी। वर्कर यूनियंस, जो यूनियंस बनता है जो वर्कर्स के राइट्स के लिए लड़ते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी जो एक ऐसी सोसाइटी का क्रिएशन करना चाहते हैं जहाँ पे सारे लोगों को क्या मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. इसमें बहुत सारे sensitive whites थे, क्योंकि सारे जो whites थे वो एक तरह से नहीं थे। उनमें से कुछ ऐसे sensible लोग भी थे जिनको लग रहा था कि हाँ, लोगों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, और वाइट में होते हुए भी वो ANC में क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अपना पार्टिसिपेशन दे रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ब्लैक्स के साथ जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो क्या है, गलत है। Several countries renounced apartheid as unjust and racist. बहुत सारी कंट्रीज़ ने अनाउंस किया कि जो apartheid वाला सिस्टम है काफ़ी गलत है, काफ़ी रेसिस्ट है। कलर के बेस पे, स्किन के बेस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे अभी भी डोमिनेट थी, वो अभी उनका पूरा डोमिनेशन यहाँ पे चल रहा था। वो लोगों को टॉर्चर कर रही थी, वो बहुत सारे नंबर्स में ब्लैक और कलर्ड लोगों को क्या कर रही थी, मार रही थी। जो इनका एक डोमिनेशन वाला फेज़ है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। ANC लोग, काफ़ी लोग 1950 से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अभी इस सिस्टम से उनको फ्रीडम नहीं मिली थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह से इस सिस्टम को क्या किया था, ख़त्म किया था, और फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था। फिर एक टॉपिक आएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसमें प्रीएम्बल है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से वैल्यूज़ हैं। फिर ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे।